जय हिंद बच्चों। आशा करती हूँ आप अपने घर में सुरक्षित व स्वस्थ होंगे। और हम आज पढ़ेंगे बच्चों सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं खंड 2 का पाठ 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद। आप सब जानते हो बच्चों कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर 300 वर्षों तक शासन किया और उन्होंने हमारे देश के बहुत सारे जंगलों का किस तरह उपयोग किया तथा हमारे जंगलों पर ही हमारे ऊपर प्रतिबंधित किया गया। इस प्रतिबंध के क्या कारण थे, किस प्रकार उपनिवेशवाद ने हमारे वन को नष्ट किया। तो वन्य समाज और उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मीन्स दूसरे देश का शासन। बच्चों अमेजोन के जंगल जो है दुनिया के सबसे घने जंगल है और उसी की तुलना हम करते हैं पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े से, जिसमें 500 अलग अलग प्रजातियों के पौधे मिलते हैं। और यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है औद्योगिकरण के दौर में। सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चरागाहों और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ किया गया। अब है बच्चों की वनों का विनाश क्यों और किन कारणों के लिए किया गया। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान उसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। तो बच्चों हम देखते हैं कि भारत में वन विनाश के कुछ कारणों को। सबसे पहला है जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग 6ठे हिस्से पर खेती होती थी और आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे में पहुंच गया है। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया और इसकी कई वजह थी। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को उत्पादक समझा और उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। 1880 से 1920 के बीच में खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल का 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। पटरी या स्लीपर। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत ओक जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह थी शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। 1850 के दशक में रेलवे लाइन के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेलवे लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए बहुत अधिक 1750 या 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेलवे लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के निजी ठेके दिए और इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे बच्चों पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेलवे लाइनों के इर्द गिर्द धीरे धीरे जंगल तेजी से गायब होने लगे। बागान। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान लगाए जाने लगे और प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया जाने लगा। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़बंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय, कॉफी की खेती की जाने लगी। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने डायट्रीज बैड्रीज नामक एक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया। उसे देश का पहला वन महानिर्देशक नियुक्त किया गया। बच्चों, कटाई और पशुओं के चराने जैसी गतिविधियां पर पाबंदी लगा दी गई। जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जाने लगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ कटने वालों को किसी भी व्यक्ति को कोई भी सजा दी जाती थी। इस तरह ब्रैडिस ने सन 1864 में भारतीय वन सेना की स्थापना की।
और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाया। लेकिन आज परिस्थिति की विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई ही वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सिद्ध पंक्ति के एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। और सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। लोगों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? एक तरफ तो ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे चारे, पत्तों की पूर्ति के लिए वन की विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। वही वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हो। सागौन और साल जैसी प्रतियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। वन्य इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य है, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग जैसे खेती के औजार बनाने के लिए किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाई जा सकती है और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता था। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़कर खाओ फेंको के किस्म की पत्तल और दोने बनाए जा सकते थे। सियादी की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती है। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ने लग गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चारा, कंद मूल, फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते थे या उनसे वो लोग घूस हटते थे। वनों के नियमन में खेती कैसे प्रभावित थी? यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं बच्चों, जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसे लॉन्दिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं और अफ्रीका में चितमेल या तावी और श्रीलंका में चेना कहते हैं। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवर, झूम, पोंडू, खदादू और कुमरी ऐसे कुछ स्थानीय नाम भी है। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में फसल को काट लिया जाता है। इन खेतों पर एक साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता था, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती है, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार, बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां उगाई जाती है। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों को भी फैलती लपटों के चपेट में आ जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। इसीलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। अब है बच्चों, शिकार की आज़ादी किसे थी? हम उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। वन कानूनों के
पहले जंगलों में या उसके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरण, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारकर एक रिकॉर्ड बनाया। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह से नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के लिए नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखता था बच्चों। 19वीं सदी के मध्य में ऊंची निगाहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राजील, अमेजोन में मुनदुरुक समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबर की आपूर्ति के लिए जंगली रबर के वृक्षों से लैटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। लैटेक्स एक दूध होता है बच्चों जो रबर के पेड़ों से प्राप्त होता है। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथीदांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजाजत सौंप दी। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी को कोरावा, कराचा व येरुकुल्ला जैसे अनेक चरावाहे और घुमंतू समुदाय अपने जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले भी कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। असम के चाय बागानों की बात करते हैं बच्चों कि असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। वन विद्रोह। संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर के और बिरसा में मुंडा और आंध्र प्रदेश के अल्लूरी, सीताराम, राजू, ये लोग लोकगीतों और कथाओं से अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे अभी। बस्तर के लोग। बस्तर में छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है बच्चों। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान है और दक्षिण में गोदावरी नदी का मैदान। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मारिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वो एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दांड या मान कहा जाता है। कुछ लोग अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे
तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ लोगों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया था कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान और औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया बच्चों। पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से इस अकाल ने वन आरक्षण के ने चिंगारी का काम किया। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। एशिया के एक और हिस्से की हम बात करते हैं बच्चों, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की तरफ देखते हैं हम, जहां इस वक्त क्या हो रहा था जब अंग्रेज हमारे देश की जितनी पाबंदियां लगाए हुए थे। हम बात करते हैं जावा के जंगलों की, जहां क्या क्या बदलाव हुआ। जावा को आजकल इंडोनेशिया कहा जाता है बच्चों, और जावा एक चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेशक था, डच लोगों का उस पर शासन था। भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। जावा के लकड़हारे, जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आका जाता है बच्चों कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ 6000 कलांगा परिवारों को भी दोनों राज्यों के में बराबर बराबर बांट दिया गया था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, जब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करेंगे। सन 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। डच वैज्ञानिक वानिकी 19वीं सदी में बच्चों, जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर दिया और ग्रामीणों की जंगल पर पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुनी हुई जंगलों से लकड़ी काटी जाती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेलवे लाइन निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। सन 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की, जमीनों पर लगान लगा दिया। बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैंडांग डियनस्टेन के नाम से जाना गया। सामीन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांधुबलातुंग गांव के निवासी सुरोनतिंग को सामीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा कर दिया और एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा बच्चों। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म करो भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल करना बहुत कठिन था। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। वानिकी के नए बदलाव। 80 के दशक में बच्चों, एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते रहेंगे। वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवरा कुंडू, कान, राई इत्यादि नामों से
पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद के कारण पूरे विश्व के घने जंगलों को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी। भारत ने तो यह भुगता ही 200 वर्षों तक, लेकिन विश्व के अन्य जंगलों में भी यह समस्याएं झेलनी पड़ी। तो बच्चों आगे हम इसमें देखेंगे कि आपको मानचित्र की सहायता से यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ गया होगा और आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे। जय हिंद बच्चों।